अकेले में आंसू बहा लेती थी सबके सामने, फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी यमुना का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बड़े बेटे और बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया। यमुना का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण श्वेता के धैर्य का बांध भी अब टूट रहा था। राघव पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि श्वेता कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। श्वेता के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही राघव के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी श्वेता की आंखों में डगबगाए आंसू चोरी छिपे राघव को दिख जाते थे। तब राघव का मन बैठ जाता, क्या करूं, कैसे परिस्थिति को सुधारूं, बेचारा समझ नहीं पाता। यमुना हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। यमुना के बाहर आने से पहले शांताबाई आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। यमुना के दाने डाले, लेकिन वृक्ष पर कोई पक्षी नहीं, नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब यमुना ने अपने वृक्ष की तरफ नजर उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहराता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर यमुना दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। यमुना सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनियों की तरह हो गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसीलिए वह भी यहाँ से चले गए किसी और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही शब्द तो चाहिए होता है। इतना सोचते ही उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नजर डाली, जो उसे आज इस सूने खाली वृक्ष की ही तरह नजर आ रहा था, जिस पर से कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा बहू और चिंटू रहा करते थे, वह भी इतना सोचते सोचते ही वह उठ खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा कि यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी, उनकी याद सता रही थी, वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले यमुना का दम घुट रहा था। किस तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने नहीं दिया। आज वह यही सब सोचकर अपनी छोटी बहू के साथ भी वह यही सब कर रही है। वह सोच रही थी, आखिर क्यों,
आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया? क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार ना दे पाई? पछताप के आंसू उसकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पोंछने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू है, लेकिन यदि वे भी उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबराकर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वह क्या करेगी? इस पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने यमुना को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कोर खाते ही यमुना ने कहा, वाह बेटा, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। राघव और श्वेता एक दूसरे की तरफ अजरज भरी नजरों से देखने लगे। यमुना के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर श्वेता फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास नहीं हो रहा था। यमुना के मुंह से यह सुनकर उसे ऐसा लग रहा था शायद आज सब्जी बहुत अच्छी ज्यादा बन गई। माँ कोई कमी निकाल ही नहीं पाई। बहू बहू कहकर श्वेता को आवाज लगाने वाली यमुना आज दोपहर के बाद से उसे बेटा बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी माँ के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर श्वेता बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टाकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर यमुना भी बेहद खुश थी। उसके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी श्वेता के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाइयां देख रही थी। और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। श्वेता के हर काम को यमुना मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। राघव अब हर रोज श्वेता को खुश देखता और खुश भी होता। यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। राघव ने यमुना से कहा, माँ, भैया का फोन आया था, मिलने बुलाया है, सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिल जाता हूँ उनसे। यमुना ने कहा, रुक जाओ, और जाकर सीधे फोन उठाया। आज अपना अहंकार छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से अंजलि ने फोन उठाया और कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा छा गया। यमुना कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर अंजलि माँ की आवाज पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ। यमुना फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। तब तक श्वेता भी वहां आ गई। अपने आप को संभालते हुए यमुना ने कहा, अंजलि, अंजलि बेटा, मुझे माफ कर दो। फोन स्पीकर पर था। यमुना का बड़ा बेटा माधव भी वहीं पर था। वह भी सुनने लगा। अंजलि ने कहा, माँ, आप ऐसा क्या कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की बहुत कमी खल रही थी। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यदि तुम मुझे माफ कर सको तो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे खुद नहीं पता। मैं जानती हूँ ज्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे
एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पछतावा करने का एक मौका तो दे दो बेटा। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो, और प्लीज माँ, आप रोना बंद करो। गलती तो हमारी भी है। हमें भी आपके गुस्से से बोले हुए बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था। पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं जरूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ, आप सबसे मिलने। अंजलि के फोन रखने के बाद उसने जैसे ही माधव की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। अंजलि ने कहा, प्लीज माधव, रो मत। माधव ने उसे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतजार था। कुछ दिनों पूर्व श्वेता के चेहरे पर छाई उदासी देखकर राघव के मन में भी कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था। लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रोज श्वेता के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था, चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। राघव सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव ना आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया है। इसी बीच श्वेता प्रेग्नेंट हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख शांति के साथ समय व्यतीत करते। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। यमुना सोच रही थी, पतझड़ के बाद नई कोपल फूट जाती है, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पक्षी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग चला जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वह संभल गई, इसीलिए छोटा बेटा और बहू उसके साथ हैं। वरना उसका घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन भर हरा भरा नहीं हो पाता। आंगन में बैठी यमुना आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, पक्षी घोंसला बना रहे थे। श्वेता ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। यमुना चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चे को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने दुखों से और प्यार के साथ हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं, लेकिन बेटे के विवाह के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब वह खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।